Dear learner, in this video we shall discuss in-text exercises, solution of chapter 11 Work and Energy class 9. So first of all, keywords of this chapter are work done equal to force into displacement, W इक्वल टू एफ इंटू एस, इनका एब्रीविएशन लिखना है. और वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल ऑन अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क डन अपॉन अप्लाइड फोर्स. पॉजिटिव वर्क व्हेन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है 0 डिग्री बनता है. देन वी यूज एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है. इस करके 1 से हम किसी भी नंबर को यदि मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द प्रोडक्ट सेम नंबर इन पॉजिटिव. सो नेगेटिव वर्क एफ इक्वल टू एस इंटू कॉस 180 डिग्री. इसमें क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है. तो -1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर जो है नेगेटिव में आ जाता है. और जीरो वर्क देन एफ इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री. इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. सो कॉस 90 डिग्री बनता है, उसकी वैल्यू 0 होती है, और किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 0 आता है. सो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. तो कहीं पर भी आपको कोई न्यूमेरिकल वगैरह निकालना है जिसमें वर्क डन है तो उसकी यूनिट को अपने जूल में लिखना होता है. 1J इक्वल टू 1 N अपॉन 1 M, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 जूल. और इसका जो लार्जर यूनिट है 1 किलो जूल. 1 किलो जूल इक्वल टू किलो मीन्स 1000, तो दिस इज 1000 जूल. और 1 मेगा जूल इससे भी ज़्यादा यूनिट होती है तो 10⁶ जूल, ये हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी, सो यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल. तो वर्क डन और एनर्जी दोनों का जो यूनिट होगा उस अपने जूल यूज करना है. काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by a body due to its motion, तो मोशन के कारण है. देन के ई या ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी इक्वल टू रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम. अब वी निकाला हमने क्योंकि इधर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, इसके लिए सिंबल PE या EP इक्वल टू mgh, ये आपको सारे डिराइव करके बता दिए हैं. तो mgh h इज द हाइट इक्वल टू PE अपॉन mg. अब ऐसे भी जो है इसको लिख सकते हैं वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट हाइट. रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, जो 9th चैप्टर का भी है मोमेंटम वाला पार्ट. इसके साथ कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें काफ़ी जो है रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन आपने याद रखना है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और जबकि मोमेंटम होता है m इंटू वी. व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो m और v तो इसमें भी आया है, तो हम इसको जो है इसके फॉर्म में रख देते हैं, m को भी स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं. तो ये इसको हम 2m से डिवाइड कर देते हैं तो अपॉन 2m बन जाएगा. तो mv स्क्वायर अपॉन 2m. m को भी जो है हम यानी m स्क्वायर के फॉर्म में रख रहे हैं तो एक m से हम इसको डिवाइड कर देते हैं. इक्वल टू के ई मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, और मोमेंटम इक्वल टू, अभी 2 हटा दिया, इधर इसका जो है स्क्वायर रूट लग जाएगा. देन इट विल कम 2 √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी.
तो जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है या डिस्टेंस दे रखी है तो वहां पर आप मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, के ई इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, यानी मास ऑफ द बॉडी। पावर इक्वल टू, you know, power is rate of work done or consuming energy, so work done upon time। P equal to W upon T और P equal to F into S upon T, क्योंकि जो यहाँ पर S अपॉन T है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी है। इस करके हम सिंपल सा पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो ये भी एक इसमें फॉर्मूला बनता है, एक पावर इक्वल टू W अपॉन टी या E अपॉन टी, बिकॉज वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन टी भी आ सकता है। P निकालना है तो F इंटू एस अपॉन टी, यदि आपको जो है स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, देन पावर इक्वल टू F इंटू वी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, सो 1 जूल 1 watt इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सो इसकी भी जो लार्जर यूनिट है दैट इज किलो वॉट, और किलो वॉट मीन्स 1000 watt। यह है यूनिट ऑफ पावर। और जो कमर्शियल यूनिट होती है और भी यदि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, 1 हॉर्स पावर। कई बार हम जैसे कोई मोटर वगैरह लेते हैं, उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो पावर होती है उसको हम HP में देखते हैं, हॉर्स पावर में। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू ये होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे हुआ? ये हुआ क्योंकि 1 किलोवाट मीन्स 1000 इंटू आर मीन्स 60 इंटू 60, तो 36 के साथ 6 प्लेस द डेसिमल 5 0 डिस्प्लेसमेंट करके एक प्लेस और आ गया, तो आ गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नाउ in text question, a force of 7 Newton act on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of force. Let us take in that the force act on the object through the displacement. What is the work done in this case? So here you can see object and the force applied on it is 7 Newton and the body displaces for 8 meter. This diagram is also given. So according to this situation we can use here the force acting on the body to displace it through a distance of one direction. Then the work done W on the body by the force is given by work done equal to force into displacement. Then applied force equal to 7 Newton and distance or the displacement covered equal to 8 meter. So W equal to F into S, 7 into 8, that is equal to 56 Newton meter or 56 joule. Next, when do we say that work is done? इसके लिए आपको बताया था कि वर्क डन की 2 कंडीशन होती हैं। जब तक ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी तो हम वर्क डन नहीं कह सकते हैं। दो दीज कंडीशन आर वर्क डन व्हेन एवर गिवन कंडीशन आर सेटिस्फाइड व्हेन नंबर 1 a force act on the body and there is a displacement of the body caused by the applied force along the direction of applied force. तो जब ये 2 कंडीशन होगी तभी हम कहेंगे वर्क डन हो रहा है।
वर्क डन नहीं कब होगा, जब ये दोनों चीजें अप्लाई नहीं होंगी या दोनों में से एक भी अप्लाई नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तभी हम कह सकते हैं वर्क इज नॉट डन। नेक्स्ट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। सो पॉजिटिव वर्क है, तो हम इसमें कहते हैं व्हेन द फोर्स F displaces a body through a distance in the direction of the applied force, then the work done W of the body is given by the expression work done equal to force into displacement. Then W equal to F into S. Now define 1 joule of work. 1 joule of work. 1 joule is the amount of work done by the force of 1 Newton on an object that displaces it through a distance of 1 meter in the direction of applied force. Next, a pair of blocks exert a force of 140 Newton on a plow. The field being plotted in 15 meter long. How much work is done in plowing the field of that length? So here given applied force F equal to 140 Newton and displacement S equal to 15 Newton. So work done equal to फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स को, जितना फोर्स है उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन वी गेट 140 इंटू 15 और 2100 जूल। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. Every moving object possesses kinetic energy. क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई ट्रक रेस्ट पोजीशन में है, उसके आगे कोई पर्सन खड़ा है तो उसको हर्ट नहीं करता है, जबकि मूविंग ट्रक के आगे कोई चीज आती है तो उसको जो है हर्ट कर देता है, उसको कोलाइड कर देता है। तो मूविंग के कारण उसमें जो एबिलिटी ऑफ वर्क आई उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर इज यूज्ड इन ड्राइविंग अ नेल इनटू द लॉग ऑफ वुड। लकड़ी के वुड उसमें जब उसको हम जब प्रिक करते हैं तो या थंब पिन को हम डिस्प्ले बोर्ड में प्रिक करते हैं तो अपना फोर्स हम अप्लाई करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर एंड वाटर इज यूज्ड टू रन टरबाइन। देखो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है वहाँ पर जो फ्लोइंग वाटर होता है उसकी एनर्जी को यूज करते हैं। विंड मिल में जो विंड होती है, एयर होती है, एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आंसर, if a body of mass m is moving with a velocity v, then its kinetic energy ke equal to half mv square. Its unit is joule. तो जहां भी इसको आप इसको आंसर निकालोगे तो इसका यूनिट आपने जूल में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule. What will be the kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? तो पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देते हैं। हर क्वेश्चन में आपने न्यूमेरिकल में तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है। सो डियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन दैट इज 25 जूल। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 25 जूल। अब और देखते हैं इसमें क्या इनिशियल दे रखा है, क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी होगी। अब आपको वेलोसिटी दे रखी है, आपको k दे रखा है। अब आपको पहले इसमें मास फाइंड करना होगा। सो के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब इसकी हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, के इज गिवन 25 इक्वल टू हाफ m इंटू 5 स्क्वायर। m हमको पता नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। ये 25 से 25 कैंसिल और m इक्वल टू आ जाएगा 2 किलोग्राम। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें मास की जरूरत थी। अब हमें मास पता लग गया, मास इज 2 किलोग्राम। नाउ वेलोसिटी इज डबल्ड, फर्स्ट केस में वेलोसिटी इज डबल्ड, देन v इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मास हो गया कितना, 2 किलोग्राम। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल और ये आ गया 100 और 100 को हमने लिखा के इक्वल टू 100 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर 100 जूल आ गया। नेक्स्ट कंडीशन, इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड यानी 3 टाइम हो जाएगा। तो एक था कितना, 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो सेम वैसे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर करके, हाफ इंटू 2 इंटू m आ गया 2 और v आ गया 15, तो 15 स्क्वायर। तो ये आ गया क्या, 1/2 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 15 और इनको मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, 15 इंटू 15 तो आ जाएगा 225 जूल। ये इसका आंसर होगा जब ट्रिपल टाइम हो जाएगा या उसका डबल हो जाएगा वेलोसिटी, इसका स्क्वायर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। So power equal to work done or energy consumed upon time taken, or P equal to W upon T. Its unit is watt. Define 1 watt of power. अब ये जो 1 watt है ये इसको आपने डिफाइन करना है। So power is 1 watt when 1 joule of work is done in 1 second. 1 W equal to 1 J upon 1 S, यानी 1 जूल वर्क किया 1 सेकेंड में तो कितनी पावर होती है, 1 वाट। A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is its power? तो यही क्वेश्चन को हम अप्लाई करके देखते हैं। Here the work done equal to energy consumed by the lamp, that is given 1000 joule. Time taken 10 seconds. So power equal to W upon T, इसकी वैल्यू रख दी 1000 अपॉन 10 इक्वल टू 0 से 0 कैंसल इक्वल टू 100 watt. So power we get that is 100 watt. Define average power. तो एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज पावर is defined as we get dividing total work done by the total time taken. Now exercise, these are all in-text questions. Now we will solve exercise question. So first question, look at the activities listed below, reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work.
अब जहां भी वर्क डन हुआ या नहीं हुआ ये पूछा जाता है, तो वहां पर सिंपल सी बात है, जो दो कंडीशन आपको बताई हुई हैं वो दो कंडीशन को आपने देखना है। जैसे इसमें दे रखा है सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। आपको पता है सुमा जब जो है स्विमिंग करना है तो स्विमिंग के दौरान में क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय सुमा ऑन वाटर एंड पुशेस हर बॉडी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट मेक समथिंग। सो डिस्प्लेसमेंट भी होगा और फोर्स अप्लाई भी होगा, तो इसमें वर्क डन होगा। तो जितनी भी कंडीशन है, जैसे हॉन्की कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, अब हॉन्की कैरी कर रहा है, यहाँ पर हमको जो है देखना है कि जो है जीरो वर्क हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो लोड है वो परपेंडिकुलरली होगा और जो डंकी है वो जो है हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो यहाँ पर जो है एंगल परपेंडिकुलर आ गया तो जीरो वर्क हो गया। ऐसी जो है विंड मिल है, अब ये वाटर को लिफ्ट कर रही है तो ये जो है वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस में है तो वर्क डन होगा। तो ग्रीन प्लांट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, तो इसमें जो है कोई ना डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसके जो है इसमें नो वर्क होगा। इसके अलावा इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, ये डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है और फोर्स भी अप्लाई कर रहा है, तो जरूर इसमें वर्क डन होगा। तो ये सारी कंडीशन आपने देखनी है। कब देखनी होती है? जब दो चीज होती हैं, अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब कि फोर्स अप्लाई हो रहा है और या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तभी जाकर के हम कहेंगे वर्क डन है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final point of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको बताया है कि ये क्या होती है। दिस इज द टाइप ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स दैट अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द एवरी ऑब्जेक्ट टू पुल एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सेंटर। सो हियर द पाथ इज कर्व्ड, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से कोई चीज को हमने कर्व पाथ में थ्रो करना है। तो इसमें देखो, जैसे मैंने ये आपको एक एक्टिविटी टाइप की जो है क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रखा है कि एक ये ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल पाथ पर है, इसको अब हमने थ्रो किया और ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, फिर से उसी पोजीशन पर आ गया, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया। सो वी कैन से देयर इज नो वर्टिकल हाइट, केवल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल है क्योंकि सेम प्लेन में आ गया। सो यहां पर हम लिखेंगे वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. Vertical displacement is given by the difference in the initial and final position. उसको हम हाइट भी कह सकते हैं, विच इज जीरो, क्योंकि हाइट में तो गया नहीं, उसी पोजीशन पर आ गया. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी W इक्वल टू एब्रीविएशन यूज होगा mgh. m वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो, मास चाहे जो मर्जी है और इस पर ग्रेविटेशन जो मर्जी लग रही हो, लेकिन जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन इज जीरो. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट इज 0 जूल. नेक्स्ट, a battery light a bulb. Describe the energy change involved in this process. क्या है कि एक बैटरी है, वो बल्ब को जला रही है, तो इसमें एनर्जी चेंज कैसे कैसे हुई उस प्रोसेस को दिखाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, बैटरी के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, and this energy is known as chemical energy. This chemical energy convert into electrical energy. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब बल्ब ग्लो कर रहा है, अब क्या होता है, लाइट मिलती है और बल्ब पर हाथ लगाते हैं तो गर्म भी होता है. तो इट गिव्स टू टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी. दिस इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस during the glowing of bulb, lighting of the bulb.
So you can write when a bulb is connected to the battery, then the chemical, इसको अब हमने word form में लिख दिया, chemical energy of the battery is transferred into electrical energy. When the bulb receives this electrical energy, then it converts it into light and heat energy. Next question. Certain force acting on a 20 kilogram mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. So here given first of all mass of the body, that is 20 kilogram. Initial velocity, that is 5 meter per second, और फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. देखो ये इसकी जो इनिशियल है वो ज़्यादा है और फाइनल कम है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर हमारे पास यू है तो यू लिख देंगे, तो हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 इंटू 5 स्क्वायर. 2 से 20 को कैंसिल किया 10, 5 5 25 और दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो गेट 250 जूल इनिशियल वर्क और एनर्जी. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. के एफ का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इसकी भी वैल्यू अप्लाई की 1/2 इंटू 20 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40 जूल. अब हमने देखना है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई इनिशियल में जो था. तो के एफ है 40 माइनस 250 जूल दैट इज इक्वल टू 210, नेगेटिव में 220 जूल, सॉरी 210 जूल. इसको करेक्ट कर लेना, 210 जूल. A mass of 10 kilogram is at a point A on a table. It moves to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. ये क्वेश्चन we have already done in previous question, तो फिर भी हम कर रहे हैं. देखो ये टेबल है, ऐसे एक टेबल में एक ऑब्जेक्ट को रखा है और इस ऑब्जेक्ट को, चाहे इस टेबल ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है तो इसमें ग्रेविटेशन तो लग रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ए से कहाँ हो रही है? बी पर हो रही है. अब ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर पहुंच गई. तो इसको फिर से देखो, ये हम इस देख सकते हैं कि अभी ए पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? बी पर पहुंच गया. तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द बॉडी. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो तो हो नहीं रही है, ये तो हॉरिजॉन्टल है. तो इस करके वर्क डन इक्वल टू mgh. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जब हो ही नहीं रही तो 0. देन वर्क डन इक्वल टू mg इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0. तो वर्क डन हो गया इस पर 0. तो ग्रेविटेशनल जो इसमें वर्क हुआ दैट इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसली. जब नीचे जा रहा है तो उसमें उसकी जो है एनर्जी जो है डिक्रीज कर रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी. अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी. डज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली. तो क्या जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है, तो हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. जब तो क्या ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ब्रेक कर रहा है? इसका आंसर आएगा नो. क्यों नो? बिकॉज द प्रोसेस डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखो
यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको बता रखा है कि ये ऑब्जेक्ट में ये जो है नीचे डाउन कर रहा है, और ये जो है अब फिर से जो है कहाँ आएगा, ये नीचे आ गया। लेकिन ये मूव कर रहा है ना, तो मूव करते समय इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में होगी। जितनी अमाउंट पोटेंशियल की थी उतनी अमाउंट काइनेटिक की हो जाएगी, और नेट जो इसमें जो है एनर्जी होगी वो सेम होगी। और डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एन इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ड्यूरिंग द प्रोसेस total mechanical energy of the body remains conserved. Therefore, law of the conservation of energy is not violated in this case. Next question. What are the various energy transformation that occurs when you are riding a bicycle? जब साइकिल को हम चला रहे होते हैं तो किस हिसाब से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द राइडर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव करने लग जाता है, बाय द बाइसाइकिल विद राइडिंग अ बाइसाइकिल। हीट एनर्जी हीट्स द राइडर्स बॉडी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड अ वेलोसिटी टू द बाइसाइकिल, तभी जाके आगे मूव करता है। और मस्कुलर एनर्जी, हमारी जो बॉडी की एनर्जी अप्लाई हो रही है उसे कहते हैं मसल्स की एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी याद रखना, जितनी हमारी मसल्स की एनर्जी होगी वही काइनेटिक और हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द ट्रांसफर ऑफ energy takes place when you push a huge rock with all your might and fail to move it. यदि ऐसा हो रहा है तो where is the energy you spent going? कहने का मतलब है बड़ा ह्यूज रॉक है, वॉल है, हिल है, उसको आप पुश कर रहे हो जितनी आपकी ताकत है, और आप पूरी ताकत लगा चुके हो, थक गए हो, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे वर्क नहीं हुआ। यदि वर्क नहीं हुआ तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ? तो इन दिस केस यू कैन सी व्हेन वी पुश अ ह्यूज रॉक देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मस्कुलर एनर्जी टू द स्टेशनरी रॉक। स्टेशनरी का मतलब होता है जो रेस्ट में होती है। ऑल्सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज मस्कुलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी, बिकॉज हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म हो जाती है, विच कॉज आवर बॉडी टू बिकम हॉट। तो वही जो एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में एक्सप्लोर हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और स्वेटिंग हो जाएगी। ये सारी जो कंडीशन आ रही है ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की हो रही है, एनर्जी कहीं खत्म नहीं हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? इसको आप कहने का मतलब है जो 250 यूनिट है इसको हमने जूल्स में कन्वर्ट करना है। जब हमने कमर्शियल यूनिट वाला पढ़ा था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, उसके हिसाब से इस सम को करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, या 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 इतना है तो 250 कितना होगा, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3.6 का अपॉन करके 10 कर लेते हैं, फिर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 10⁻6 जूल, 0 से 0 कैंसिल, 25 इंटू 36 दैट वी गेट 900
इंटू 10⁶ जूल, बट साइंटिफिक नोटेशन में इसे हम लिखते हैं 9 इंटू 10⁸ जूल। जो 900 की 2 जीरो हैं तो 2 प्लेस इसके इंक्रीज हो गए, ये 6 से 8 हो गया। इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन हमने हमेशा कोई भी मैथमेटिकल वर्ड लिखना है वो फर्स्ट डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगाना होता है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। यहां से पता चल रहा है कि मास भी गिवन है और वर्टिकल हाइट भी गिवन है। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल। अब ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया गया है। फाइंड इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज द हाफ वे डाउन। जब ये हाफ में होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। सो दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 40 किलोग्राम, देन इनिशियल हाइट दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, तो ग्रेविटी होगी इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है। सो पोटेंशियल एनर्जी PE इक्वल टू mgh, इसकी वैल्यू फुलफिल करते हैं तो 40 इंटू 10 इंटू 5 जूल दैट इज 2000 जूल। अब क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल इट्स हाफ वे डाउन, हाफ वे में आएगा, आधे रास्ते में आएगा तो इसकी कितनी हो जाएगी h इक्वल टू जो जहां पर आया वो हाइट कितनी होगी h डैश इक्वल टू टोटल हाइट h अपॉन 2। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सेम तरीके से mgh, h की बात क्या आएगा h डैश का मतलब कितना है h अपॉन 2। सो इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 2000 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1000 जूल। ये हाफ वे में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नाउ वी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना लॉस हुआ, जो टॉप में था दैट इज PE माइनस PE डैश, तो 2000 माइनस 1000 दैट इज इक्वल टू 1000 जूल। तो एट द मिडिल और एट द हाफ वे द बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट moving around the earth, justify your answer। तो work done whenever given two condition are satisfied तभी होगा। नंबर 1, the force act on the body and the displacement of the body by the application of the force in or opposite the direction of the force। So in the direction of force it is perpendicular displacement। तो कभी भी कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है हमेशा वो सेंटर के साथ रेडियस के साथ वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इट ऑलवेज फॉर्म्स 90 डिग्री। देन द वर्क डन इज 0 व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज परपेंडिकुलर टू इट्स displacement, hence the work done on the satellite by the earth is 0। तो जैसे ये सैटेलाइट हमने दिखा दिया इसमें, तो ये सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और ये रेडियस के साथ जो बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है, इस करके तो वर्क डन होता है इसमें वो 0 हो गया। Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Discuss this with your friend and teacher। ये क्वेश्चन है तो हम कह सकते हैं yes, because for a uniformly moving object, suppose an object is moving with a constant velocity, then the net force acting on it is 0, but there is a displacement along the motion of the object due to the property of inertia of motion। तो ये कुछ देर तक ये जो है मूव करता रहेगा।
अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे का मतलब होता है घास का बंडल, हे ओवर हिज हेड फॉर द 30 मिनट, उसने सिर में एक बंडल लेकर के, स्ट्रॉ लेकर के वो जो है 30 मिनट तक खड़ा है, तो गेट्स टायर्ड, थक गया है, अपने एनर्जी लॉस हो गई है। हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। सो आंसर, when a person hold a bundle of hay over his head, then there is no displacement in the bundle of hay. Although force of gravity is acting on the bundle, the person is not applying any force on it. Hence, the absence of force, work done by the person on the hay और बंडल इज जीरो। और कोई सूटकेस लेके भी हम हाथ पे उठा करके चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल पाथ में, तब भी नो वर्क। कूली सामान को ले जा रहा है, वो भी नो वर्क होता है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट में वो वर्टिकल हाइट में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, और जो पाथ कवर कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जाते हैं, तो जीरो वर्क होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hour? सपोज कर लो जैसे कि आप घर में एनर्जी कंजप्शन करते हैं, आप जो है हीटर यूज़ कर रहे हैं, वाटर मोटर यूज़ कर रहे हैं कहीं पर भी, तो उसकी जो रेटिंग है दैट इज़ 1500 वाट है, यानी 1.5 किलो वाट भी इसको हम कह सकते हैं। तो कितनी या 10 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा, और ये हमें ये अप्लीकेबल है, हमें घर में देखना चाहिए कि जो हम घर में इतने अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं ये 1 मंथ में, 1 वीक में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड करते हैं। तो इसका आंसर आएगा पावर रेटिंग ऑन द हीटर दैट इज इक्वल टू 1500 वाट। हर बल्ब के अंदर, एलईडी के अंदर, मोटर के अंदर हर ये जो है रेटिंग वैल्यू लिखी होती है। तो ये आ गया कितना 1500 वाट दैट इज इक्वल टू 1500 अपॉन 1000, बिकॉज 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, सो 1.5 किलो वाट। टाइम ड्यूरेशन वह है 10 आवर, सो एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू पावर इनटू टाइम, देन पावर इज 1.5, टाइम इज 10, दैट इज इक्वल टू 15 यूनिट या kWh। तो वैसे हम अपने घर की रेटिंग, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ये यूनिट के हिसाब से उसकी कॉस्ट होती है, ये यूनिट निकालना आपको आना चाहिए। सो द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हीटर in 10 hours 15 units. Next, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy change which when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it the violation of law of conservation of energy? तो इसको बड़े समझने की ज़रूरत है, बड़ा क्वेश्चन है 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट पार्ट में देखो हम क्या करते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it can only be converted from one form to another। तो यहाँ पर हम एक पेंडुलम का वो दिखाते हैं आपको कि जैसे पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा होता है, तो ये जो है अलग अलग पोजीशन, ये है इसका मीन पोजीशन, और ये इसने जो है ए से चल करके ये कहाँ पहुँच रहा है बी पोजीशन में, ये इसकी वर्टिकल हाइट है। इस वर्टिकल हाइट के कारण इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी, तो ए पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ लास्ट पॉइंट पर, डाउन पॉइंट पर जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और एक्सट्रीम बी पर भी फिर से पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है सिंपल मेटेलिक कोई बॉब और उसके साथ थ्रेड, तो बन गया पेंडुलम। सो कंसिडर द केस ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम व्हेन अ पेंडुलम मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन P to
द आइदर ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी। तो दोनों तरफ को जा रहा है। इट राइजेज थ्रू द हाइट h above the mean level p. So at this point the kinetic energy of bob change completely into potential energy. The kinetic energy becomes zero, पर उसमें क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन वो आइदर एंड ए या बी पर जाने के बाद वापस फिर मीन पोजीशन की तरफ को आता है, तो उसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। Accordingly, the kinetic energy increases as the bob reach at point P. तो फिर मीन पोजीशन में आता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है फिर भी मैक्सिमम हो जाती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण और इनर्शिया के कारण बॉब दूसरी तरफ को भी मूव करने लग जाता है एंड कंटिन्यूसली ये जो है मूव करता रहता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एज लॉन्ग एज द पेंडुलम ऑसिलेट। The bob does not oscillate forever. It comes to rest. एक क्वेश्चन ये पूछा है कि रेस्ट पर क्यों आता है? Because of air resistance at its motion and at the point of junction there is a frictional force also. फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन के कारण ये धीरे धीरे कम होता रहता है। Pendulum loses its kinetic energy to overcome this friction and stop after some time। तो दो कंडीशन यहां पर होगी और तीसरी कंडीशन ये भी है कि एट मीन पोजीशन, वो सबसे डाउन वाला पॉइंट है, तो वहां पर अर्थ की ग्रेविटी भी ज्यादा है, इस करके इट ऑलवेज एग्जिस्ट एट द मीन पोजीशन, तो वहां पर जाके रुक जाता है। तो ये दो कंडीशन होगी, एक तो जिस पॉइंट पर इसको बांध रखा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वहां पर फ्रिक्शन होता है और एक एयर रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट पार्ट का आंसर है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉट वायलेटेड बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉस्ट बाय द पेंडुलम टू ओवरकम फ्रिक्शन इज गेन्ड बाय इट्स सराउंडिंग, हेंस द टोटल एनर्जी ऑफ पेंडुलम एंड द सराउंडिंग सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। ये इसका जो है आंसर था। नाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity. How much work should be done on the object in order to bring the rest? तो इसको रेस्ट लाने में कितनी एनर्जी करनी पड़ेगी आपको? तो इसका ना जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a velocity v is given by the expression ke equal to half mv square. So bring to rest, इसको रेस्ट में लाने के लिए हमको कितनी की जरूरत है? हाफ एम बी स्क्वायर अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हेयर मास इज गिवन, मास दे रखा है और इसमें जो है इसकी वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ गया 16.67। जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पहले भी बताया हुआ है। तो दैट वी गेट द 16.67 मीटर पर सेकेंड। सो वर्क डन बाय कार इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी हाफ इंटू 1500 इंटू 16.67 स्क्वायर। तो 1500 को 2 से डिवाइड किया 750 इंटू 277.83 और दैट इज इक्वल टू 20.83 इंटू 10 to the raised power 4 जूल।